दुल्हन के लिबास में अलका चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। आज अपने ससुराल में उसकी पहली रात थी। कई सारे अरमान, कई सारे सपने उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी शेरवानी पहने हुए अंकित कमरे में आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। अलका के दिल की धड़कन उस समय इतनी बढ़ गई कि उसकी आवाज को वो खुद सुन सकती थी। तभी अंकित ने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता और बातों को घुमा फिरा कर कहने की मेरी आदत भी नहीं है। इसलिए मैं तुमसे साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं कि। ये कहकर अंकित थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। अलका को समझ नहीं आ रहा था कि अंकित क्या कहने वाला है। उसके मन में हजार तरह की बातें घूमने लगी। तभी अंकित ने कहा, अलका, तुम मेरे पिता की पसंद हो, मेरी नहीं। इसलिए तुम मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। ठीक है कि हम दुनिया की नजर में पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे के भीतर तुम मेरे लिए बिल्कुल अनजान हो। क्या मैं आपकी इस बेरुखी का कारण जान सकती हूँ? उसका कारण तुम हो, तुम्हारा रंग है। अरे मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, कोई नहीं। कहां तुम और कहां मैं? अरे 50 सवाल लोग मुझसे पूछेंगे जब तुम मेरे साथ बाहर जाओगी कि ऐसा क्या देख लिया मैंने तुम में जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अंकित ने अलका को बहुत सुनाया। वो बेचारी कहां अपनी आंखों में सपने लेकर बैठी थी और कहां अब उसकी आंखों में थे सिर्फ आंसू। हे ईश्वर, पता नहीं क्यों गोरा रंग ही मापदंड है सुंदरता का। हम जैसे लोगों को भी तो आपने बनाया है, फिर हमारे साथ समाज का सौतेला व्यवहार क्यों? गुणों की खान है अलका। बचपन से लेकर MBA की पढ़ाई तक हमेशा टॉप किया है उसने। स्वभाव इतना अच्छा कि जो भी उससे मिलता वो उसका दिल जीत लेती। जानवरों से भी उसे बेहद प्यार था। वो किसी का भी दुख देख नहीं सकती थी। लेकिन तमाम अच्छाइयों के बावजूद उसके रिटायर्ड पिता जयशंकर और मां सावित्री देवी बहुत परेशान रहते थे और उनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण था अलका का काला रंग। जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बच्ची लाखों में एक है। होगी आपकी बेटी लाखों में एक, लेकिन हमें नहीं करनी शादी आपकी बेटी से। हैं? ये कहकर दूसरी तरफ वाले ने फोन रख दिया। जयशंकर जी के माथे पर चिंता की लकीरें फिर से उभर आईं। पास बैठी उनकी पत्नी सावित्री के चेहरे पर भी उदासी का रंग चढ़ाया। पता नहीं क्या भाग्य लेकर जन्मी है हमारी बेटी। मैं तो परेशान हो गई हूं जी। पता नहीं मेरी बेटी की शादी कभी होगी भी कि नहीं। अरे होगी, क्यों नहीं होगी? मेरी बेटी की शादी जरूर होगी। लाखों में एक है वो, क्या कमी है उसमें? कमी तो कुछ नहीं है जी, लेकिन हमारे समाज में खूबसूरती का पैमाना गोरा रंग है और हमारी बेटी वहीं पीछे रह जाती है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जयशंकर जी के मोबाइल की घंटी बजी। उनके फोन पर अलका कॉलिंग दिखा रहा था। हाँ बेटा, कहाँ है तू? कितनी देर और लगेगी तुझे मार्केट से लौटने में? बाबा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? अरे क्या हो गया तुझे? रुक, मैं अभी आता हूँ तुरंत। अरे पापा, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। असल में मैं जब घर लौट रही थी तो रास्ते में के अंकल सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़े थे। उन्हें किसी ने टक्कर मार दी थी। लोग उन्हें देख तो रहे थे लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं उन्हें अस्पताल लेकर आ गई। अलका अपने स्वभाव से मजबूर थी और उसका यही स्वभाव तो आगे चलकर उसके माता पिता की चिंता को दूर करने वाला था। एक दिन की बात है, अलका बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा अलका ने ही खोला और दरवाजा खोलने के बाद उसने सामने खड़े जिस इंसान को देखा, उसे देखकर वो चौंक गई। अरे आप! इतने में जयशंकर जी और सावित्री भी वहां आ गए। एक अनजान शख्स को उन्होंने खड़ा देखा तो उन्होंने अलका से पूछा, अलका, ये कौन है? जी, मैं नितिन मेहता हूँ। वही नितिन मेहता जो आज जिंदा इसलिए है क्योंकि आपकी बेटी ने 1 महीने पहले मेरी जान बचाई थी। अरे मैं तो बेसुध सा सड़क किनारे पड़ा था। ये आपकी बेटी ही थी जो मुझे अस्पताल लेकर गई और जब तक मुझे होश नहीं आया वो वहां से हिली नहीं। धन्य है आप जो आपकी इतनी लायक बेटी है जिसे दूसरे का दुख और दर्द देखकर दया आती है। वरना आज के समय में लोग इतना बिजी हैं कि कहां उन्हें फुर्सत सड़क किनारे पड़े अनजान आदमी के लिए। उनकी बातों को सुनकर अलका ने कहा, अरे अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। भला मैं किसी घायल इंसान को देखकर अपना मुंह मोड़ लेती? मुझसे ये नहीं हो पाता, कभी नहीं। बहरहाल बातों बातों में नितिन मेहता को पता लगा कि जयशंकर जी अलका के विवाह को लेकर बहुत चिंतित है और अलका का काला रंग उसके विवाह में आड़े आ रहा है। ये सुनकर नितिन मेहता ने ऐसी बात कही
जिससे जयशंकर जी और सावित्री जी के कई दिनों से मुरझाए चेहरे खिल गए। अब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, बस आप लोगों की रजामंदी चाहिए मुझे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी रजामंदी? अरे मेहता जी, एक पिता के सिर पर से सबसे बड़ा बोझ बेटी का कन्यादान करना होता है। हम दोनों पति पत्नी अलका के लिए कितने परेशान थे, ये हम आपको क्या ही कहें। अब आप पुरानी बातें भूल जाइए और अलका की शादी की तैयारी करिए। आज से ठीक 15 दिन बाद मैं अपने बेटे अंकित की बारात लेकर आपके दरवाजे पर आऊंगा। लेकिन मेहता जी, आप एक बार अपने बेटे से तो पूछ लेते। जयशंकर जी, वो मेरा बेटा है और मैं जानता हूं कि अलका से अच्छी लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी। नितिन मेहता ने अपने बेटे अंकित को अलका के बारे में बताया। वो अलका से उस दिन हॉस्पिटल में मिल चुका था जिस दिन नितिन मेहता का एक्सीडेंट हुआ था। अलका से अपनी शादी की बात सुनकर वो चौंक गया और अपने पिता से बोला, क्या पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने उस लड़की को देखा है ना, कितनी काली कलूटी है वो। मेरा और उसका क्या मेल? भला ऐसी लड़की से शादी करके आप क्यों मेरी जिंदगी को नरक बनाना चाहते हैं? बेटा, उसी काली लड़की के कारण आज तुम्हारे पिता जीवित हैं। याद रखना ये बात, और मेरी ये बात भी याद रखना कि रूप से बड़ा गुण होता है, और मेरा दावा है कि अलका जैसी गुणी लड़की तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहरहाल अंकित अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उनके दबाव में ही सही अलका से शादी कर ली। लेकिन अलका को वो पांव की जूती समझता। उसके पास बैठना तो दूर, वो उससे ढंग से बात तक नहीं करता। इस बीच उसके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अंकित का एक दोस्त था नीरज, वो अक्सर अंकित के घर आता जाता था। थोड़े दिनों में ही उसने ताड़ लिया कि अंकित और अलका के बीच कुछ भी सही नहीं है। एक दो बार अंकित ने भी नीरज से बातों बातों में इस बात की मौन सहमति दे दी थी। एक दिन जब अंकित घर पर नहीं था तो वो उसकी अनुपस्थिति में उसके घर आया। अरे कहाँ है भाभी जी हमारा अंकित? जी वो अभी अभी कहीं घूमने निकले हैं। अरे ये क्या बात हुई है, अकेले ही निकल गया, आपको लेकर नहीं गया? जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो कहीं जाना नहीं था। जाना नहीं था या वो लेकर नहीं गया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, जब चाहे उनके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अच्छा, वैसे ऐसा लगता तो नहीं है। नीरज का इस तरह से पर्सनल होना अलका को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो अंकित का दोस्त था, इसलिए अलका ने उससे कुछ ज्यादा नहीं कहा। उसके बाद तो नीरज को जब भी मौका मिलता वो अंकित के घर पर धमक पड़ता और अलका को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता। कभी आपकी चर्चा नहीं करता अंकित, है? सब ठीक तो है ना भाभी जी? हाँ हाँ सब ठीक है। वैसे कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कहें। अरे मैं हूं ना आपका देवर, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, सारी। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रही। और कौन सी इच्छाओं की आप बात कर रहे हैं? वैसे मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं अंकित को बोलूंगी, आपको नहीं। नीरज बड़ा ही बेशर्म टाइप का आदमी था। उसे लगता था कि भले ही अलका का रंग काला है, लेकिन उसके भी तो जज्बात होंगे, उसकी भी तो एक आम लड़की की तरह इच्छाएं होंगी। इसलिए वो अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसका गलत फायदा उठाना चाहता था। और एक दिन उसने सब्र की सारी सीमाएं तोड़ दी और अंकित की गैर मौजूदगी में अलका का हाथ पकड़ लिया। देखिए भाभी, कुछ चीजों को दबाना नहीं चाहिए, अगर दबाएंगे तो वो आप पर हावी हो जाएंगी। आप जवान हैं, आपकी जरूरतों को मैं समझता हूं। देखिए अंकित तो आपकी वो जरूरतें पूरी करने से रहा, आप कहें तो मैं आपकी आग बुझा सकता हूं। ये कहकर उसने अलका को गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन अलका ने एक जोरदार तमाचा उसे खींचकर मार दिया। अरे क्या समझ रखा है आपने मुझे? हाँ, क्या समझ रखा है? कई दिनों से मैं आपकी इन हरकतों को बर्दाश्त कर रही हूं तो आप तो सिर पर चढ़े आ रहे हैं। अरे अंकित मेरे पति हैं, पति। 7 फेरे लिए हैं मैंने अग्नि के सामने उनके साथ। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। आप इसी समय यहां से निकल जाइए, नहीं तो आज मैं कुछ कर बैठूंगी। अलका जब ये बात नीरज से कह रही थी तभी अंकित वहां आ गया। उसने अलका की सारी बातें सुन ली। उसे अपने किए पर अब बहुत पछतावा हो रहा था। वो पत्नी जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करता था, लेकिन आज मौका था अपनी गलतियों को सुधारने का। वो उनके सामने आया और अपने दोस्त नीरज के गाल पर उसने भी एक तमाचा मारा। नमक हराम, मैं तुझ पर इतना भरोसा करता हूं और तू मेरे घर में ही मुंह मारने आ गया। चला जा यहां से, चला जा, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलका पर बुरी नजर डालने की? चल भाग यहां से।
नीरज वहां से 9-2-11 हो गया। अंकित ने अपनी गलतियों की माफी अलका से मांगी और कहा, पापा ठीक कहा करते थे, तुम्हारे जैसी लड़की मुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। ये कहानी है नयन गांव की। उसी गांव में गीता अपनी 16 साल की बेटी चमेली के साथ रहती थी। गीता के पति का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। गीता और चमेली दोनों दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा किसी तरह चलाती थी। एक रात की बात है, गीता गहरी नींद में सो रही थी और चमेली सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कुछ खटर पटर की आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया? कोई जानवर तो घर में घुसकर नहीं बैठ गया? इसी अंदेशे के साथ वो बिस्तर से उठी और घर के दरवाजे की ओर गई, लेकिन दरवाजे के पास जाते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। लल्लन, तुम फिर से आ गए? क्या करें चमेली, तेरी याद सोने जो नहीं देती मुझे। तू भाग जा यहाँ से। अगर माँ ने तुझे यहाँ देख लिया तो जान से मार देगी। जब प्यार किया तो डरना क्या जाने मन। वैसे प्यार तो तू भी मुझसे करती है, लेकिन पता नहीं अपनी माँ से क्यों डरती है। सुन, लगन कर ले मुझसे, फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी तेरी माँ। ये कहकर उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। चमेली उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। अरे मेरे जैसा आशिक तुझे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे आजा मेरी रानी, मेरे गले से लग जा। वो एक बार फिर से चमेली को अपनी ओर खींचता है, लेकिन तभी एक मोटा डंडा उसके सिर पर पड़ता है। वो जब तक कुछ समझ पाता, उसी डंडे की मार उसकी पीठ पर लगती है। दर्द के मारे वो कराह उठता है। अरे कौन है, कौन है? तभी उसे अपने सामने चमेली की माँ गीता खड़ी दिखाई देती है। उसकी माँ को देखकर लल्लन को 1 सप्ताह पहले की पिटाई फिर से याद आ गई। 1 सप्ताह पहले भी लल्लन इसी तरह चमेली का रास्ता रोककर खड़ा हो गया था, जब वो एक सेठ के यहाँ से काम करके वापस आ रही थी। आए हाय, कहाँ से आ रही है मेरी छम्मक छल्लो? हट तू मेरे रास्ते से। अरे मेरी जाने मन, तेरा मेरा रास्ता एक ही है, इसलिए मुझे रास्ते से हटने मत बोल, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चल। लल्लन तू हट जा सामने से, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। माँ बचाओ बचाओ। चमेली की माँ गीता उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। वो दरअसल उस दिन उसके घुटने में दर्द था, तो वो थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। उसने जैसे ही चमेली की आवाज सुनी तो वो उस दर्द में भी भागी भागी उसके पास आई। वहां जाकर उसने देखा कि लल्लन उसकी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लल्लन दूर हट तू मेरी बेटी से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अरे चाची, मेरे में क्या कांटे लगे हैं? करा दे मेरी शादी अपनी बेटी से, बहुत खुश रखूंगा इसे। गांव की हर बहू बेटी पर तू गंदी निगाह रखता है। तुझसे शादी करके अपनी बेटी का जीवन खराब कर दूं मैं? अब चाची, इतनी सारी सुंदरता भरी है दुनिया में, तू चाहती है उसे देखना छोड़ दूं? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। बड़ा ही बेशर्म है तू, लेकिन तेरे जैसे बेशर्म की बेशर्मी कैसे निकालनी है ये मुझे पता है। गीता ने वहीं पास में लगी कांटों की झाड़ियों की एक डाल तोड़ी और उसी से लल्लन को मारने लगी। शादी करेगा? मेरी बेटी से शादी करेगा तू? रुक, तेरी सारी हीरोपंथी मैं निकालती हूँ। उसी समय गांव की कुछ और औरतें जो उस रास्ते से गुजर रही थी, वो इकट्ठा हो गईं। उन सभी ने भी मिलकर लल्लन की धुलाई करनी शुरू कर दी। इसने गांव की बहू बेटियों का जीना हराम कर रखा है। आज तो इसकी वो दुर्गति करेंगे कि आइंदा किसी भी औरत को परेशान करने के पहले ये 100 बार सोचेगा। सभी औरतों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। लल्लन दर्द से कराहते हुए उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अरे मार डाला रे, अरे गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। आइंदा से किसी औरत को परेशान नहीं करूंगा, एक बार मुझे माफ कर दो। लल्लन के बार बार रोने और गिड़गिड़ाने से गीता समेत उन औरतों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे ये चेतावनी देते हुए छोड़ दिया कि अगर आज के बाद तूने फिर से मेरी बेटी या गांव की किसी बहू बेटी को परेशान किया तो मुखिया जी से तेरी शिकायत करके तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम साल भर भी किसी पाइप में रख दो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। उतनी भयानक पिटाई के 1 हफ्ता बाद ही लल्लन फिर से गीता की बेटी चमेली के घर रात को घुस आया। लल्लन, तुझे पिछले हफ्ते भी मैंने समझाया, पिछले हफ्ते भी तेरी पिटाई की,
लेकिन तू अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। रुक, अब मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करती हूँ, वही अब तेरे होश ठिकाने लगाएंगे। गीता ने चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को रात में ही इकट्ठा किया। वे उसी समय मुखिया जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। क्या रे लल्लन, ये क्या कह रहे हैं गांव वाले? अरे मुखिया जी, ये गांव वाले तो तिल का ताड़ बनाते हैं। देखिए, मुझे चमेली पसंद है और चमेली को भी मैं बहुत पसंद हूँ, लेकिन वो अपनी माँ के डर से मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं करती। देखिए, मैं चमेली से शादी करना चाहता हूँ, मेरी शादी उससे करवा दीजिए, फिर सारा टेंशन ही खत्म। उसने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि चमेली रोते हुए मुखिया जी से बोली, मुखिया जी, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। ये लल्लन हमेशा इस ताक में रहता है कि मैं कब इसे अकेली मिलूं और ये मुझसे जबरदस्ती कर सके। मुखिया जी, मैं ही नहीं, ये मेरी कई सहेलियों को भी छेड़ने से बाज नहीं आता। चमेली की बात सुनकर मुखिया जी ने लल्लन को एक थप्पड़ खींचकर मारा और पुलिस स्टेशन में फोन कर सारी बातें बताई। आधी रात को ही लल्लन को पुलिस उठाकर ले गई। पूरे 1 साल की उसे सजा हुई। 1 साल में उसने हर दिन एक ही कसम खाई कि 1 साल बाद जब मैं जेल की सलाखों से बाहर आऊंगा तो चमेली की माँ की मौत बनकर बाहर आऊंगा और चमेली को भी मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। 1 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तो गांव वालों को इस बात की कोई खबर नहीं होने दी। वो छिपकर गीता पर नजर रखने लगा। एक दिन चमेली की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो काम पर नहीं जा पाई थी। उसी दिन घात लगाकर बैठे लल्लन ने गीता को अपनी बाइक से उस समय टक्कर मार दी जब वो अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस लौट रही थी। उस टक्कर में गीता की तत्काल मौत हो गई। उसके बाद उसने उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया और सारे सबूत मिटा दिए। तो हमेशा के लिए हट गई रास्ते से। अब देखना, मैं तेरी बेटी के दामन में वो दाग लगाऊंगा जिससे वो ताउम्र नहीं मिटा पाएगी। उधर बेचारी चमेली बहुत ज्यादा चिंतित तब हो गई जब बहुत रात तक उसकी माँ काम से वापस लौटकर नहीं आई। उसने मुखिया जी से भी ये बात बताई। मुखिया जी ने भी गीता का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगा। चमेली बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक रात जब वो अपनी माँ के ख्यालों में खोई हुई थी, तभी लल्लन उसके सामने आ गया। लल्लन को अचानक से अपने सामने देख चमेली के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कब आए जेल से? कुछ तो ऐसे रही है जैसे कि बेकरारी से मेरा इंतजार कर रही थी तुम। 1 साल जेल में रहकर भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया? अरे, जब तक तेरा स्वाद न ले लूं तब तक दिमाग कहाँ ठिकाने आने वाला। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी लल्लन को बाहर से बाइक की आवाज आई। जितनी देर में वो कुछ समझ पाता, एक बाइक पूरी स्पीड में चमेली के घर में प्रवेश कर गई। लेकिन उस बाइक पर कोई बैठा नहीं था। वो बाइक लल्लन की ही थी। अरे, ये तो मेरी बाइक है, लेकिन ये अंदर कैसे आ गई? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी औरत की हंसी की आवाज सुनाई दी। लल्लन, तू अब नहीं बचेगा, मार दूंगी मैं तुझे। कौन है? तभी चुड़ैल के रूप में गीता उसके सामने आ गई। अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देखकर चमेली को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कुछ कहती उससे पहले लल्लन ने कहा, तुम्हें तो मैंने मार दिया था। हाँ, मुझे तुमने मार दिया, लेकिन तुझे कैसे ये लगा कि तू मुझे मार देगा तो मैं अपनी बेटी का साथ देने नहीं आ पाऊंगी? अरे माँ हूं मैं, माँ। शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे तो अपनी औलाद के लिए माँ खड़ी हो जाएगी। उसके बाद गीता बाइक में सवार हुई और उसे पूरी स्पीड में उसकी तरफ बढ़ा दिया। लल्लन डर के मारे भागने लगा। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे बचा लो। चुड़ैल बनी गीता ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। लल्लन की आवाज सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। अब उन्हें भी सारी कहानी पता लग गई थी। कहां तक भागोगे लल्लन? आज तुम पाताल में भी चले जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। गीता ने बाइक की स्पीड पूरी बढ़ा दी और लल्लन के ऊपर चढ़ा दिया। लल्लन ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। गीता ने अपनी बेटी को एक बार फिर से गले लगाया और उससे ये कहते हुए विदा ले लिया कि वो मर गई है तो क्या हुआ, वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। माँ मरकर भी अपनी औलाद की रक्षा करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।